आधी रात का वक्त था, आसमान से बरसती आग और एक ऐसा जोरदार धमाका जिसने पूरी मिडिल ईस्ट की धरती को हिलाकर रख दिया। पूरी दुनिया के न्यूज चैनलों पर बस एक ही सनसनीखेज खबर फ्लैश हो रही है कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के सर्वोच्च नेता, वहां के प्रधानमंत्री को मार दिया है। इस भीषण हादसे में ईरान के प्रधानमंत्री खमेनेई और उनके मंत्रिमंडल के कई दिग्गज मंत्री मारे गए और इस खबर ने न केवल ईरान बल्कि पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज में एक खौफनाक भूचाल ला दिया था। तेहरान की सड़कों पर इस वक्त कोहराम मचा हुआ था। लोग गुस्से में चीख रहे थे और पूरी दुनिया सांस रोककर इस मंजर को देख रही थी। क्योंकि हर किसी को लग रहा था कि अब तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस खूनी संघर्ष और झगड़े की असली जड़ क्या है? आखिर क्यों इजराइल और ईरान एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं? आज की इस विशेष वीडियो में, डॉक्यूमेंट्री में, हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें अब तक दबाया गया था। हम जानेंगे कि कैसे ईरान आज इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देने की कस्में क्यों खाता है। वहीं ईरान कभी इजराइल का सबसे भरोसेमंद और पक्का यार हुआ करता था, आज कट्टर दुश्मन है। ये कहानी है धोखे की, सत्ता की और उन गुप्त समझौतों की जिन्होंने आज की दुनिया को बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। इतिहास के पन्नों में पीछे मुड़कर देखें तो साल 1967 का वो दौर याद आता है जब पूरा अरब जगत इजराइल के अस्तित्व को खत्म करने की जंग लड़ रहा था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त ईरान, जो आज इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो इजराइल की नसों में खून की तरह दौड़ रहा था। क्योंकि ईरान उस समय इजराइल को भारी मात्रा में तेल बेच रहा था और उसके 7 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रहा था। उस दौर में अरब देशों ने खार्तूम रेजोल्यूशन पास किया था और दुनिया के सामने 3 बड़ी शर्तें रखी थी: नो पीस विद इजराइल, नो रिकॉग्नाइजेशन विद इजराइल और नो नेगोशिएशन विद इजराइल। यानी इजराइल के साथ ना शांति होगी, ना उसे मान्यता दी जाएगी और ना ही कोई बातचीत होगी। लेकिन इन सब के बावजूद ईरान के शासक रिजा पहलवी पर्दे के पीछे से इजराइल के साथ हाथ मिलाए खड़े थे। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के डिप्टी डायरेक्टर डेविड कामशी ने खुद स्वीकारा है कि ईरान के साथ उनके रिश्ते इतने गहरे हैं और आत्मीय थे कि आज के दौर में किसी को भी इस बात पर यकीन करना नामुमकिन लगेगा। यह वही दौर था जब ईरान और इजराइल के बीच एक ऐसा याराना था जिसकी कल्पना आज की पीढ़ी नहीं कर सकती। दोस्ती की गहराई का अंदाजा आप साल 1978 की एक घटना से लगा सकते हैं जब इजरायली मिलिट्री के बड़े अधिकारी याकूब निमर ईरानी की राजधानी तेहरान में अपने घर पर एक शानदार पार्टी देते हैं और इस पार्टी में ईरान के बड़े-बड़े सैन्य अफसर और रसूखदार लोग शामिल थे। माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए निमर ने अपने बेटे से पियानो बजाने को कहा। बच्चे की कला से ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल फेरियो दून इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मौके पर ही अपनी कीमती सोने की घड़ी उतारकर उस इजरायली बच्चे को तोहफे में दे दी थी। यह महज एक घड़ी नहीं थी बल्कि ईरान और इजराइल के बीच उस अटूट विश्वास का प्रतीक थी जो दशकों तक चला आ रहा था। लेकिन आज जब हम तेहरान में धुआं और लाशें देख रहे हैं तो लगता ही नहीं कि ये दोनों देश कभी एक ही पाले में हुआ करते थे। आज इजराइल ईरान के वजूद को खत्म करना चाहता है और ईरान इजराइल को तबाह करने की फिराक में है। पर वही सवाल फिर से है कि इजराइल की लड़ाई तो फिलिस्तीनियों से थी, तो फिर इसमें ईरान कब और कैसे कूदा? क्यों एक पुराना दोस्त आज सबसे बड़ा कातिल बन गया, सबसे बड़ा दुश्मन बन गया? इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले मिडिल ईस्ट की जियोग्राफी और वहां के सामाजिक ताने बाने को समझना होगा। अक्सर दुनिया को लगता है कि ईरान एक अरब देश है, लेकिन तकनीकी रूप से यह पूरी तरह गलत है। जब हम अरब वर्ल्ड की बात करते हैं तो इसमें 22 देश आते हैं, जिसमें जैसे कि इजिप्ट, इराक, जॉर्डन और सऊदी अरब जहां प्रमुख मुख्य रूप से उसमें है। अरबी भाषा और संस्कृति का बोलबाला है, लेकिन ईरान और इजराइल दोनों ही गैर अरब यानी नॉन अरब देश है। ईरान एक फारसी यानी पर्शियन देश है और उसकी संस्कृति पहचान अरबों से बिल्कुल अलग है। भौगोलिक दृष्टि से ईरान पश्चिम एशिया में स्थित है, जिसकी सीमाएं इराक, तुर्क, आर्मेनिया, अजरबैजान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती हैं। वहीं इजराइल एक छोटा सा यहूदी देश है जो चारों तरफ से अरब देशों से घिरा हुआ है। इतिहास गवाह है कि प्राचीन काल में जब ईरानियों का इस क्षेत्र पर राज था तब उन्होंने यहूदियों को काफी धार्मिक स्वतंत्रता दी थी। 7वीं और 8वीं शताब्दी में जब इस्लाम का उदय हुआ और बाद में ऑटोमन साम्राज्य आया तब यहूदियों को प्रताड़ना झेलनी पड़ी। लेकिन ईरानी सल्तनत ने हमेशा अपने यहां यहूदियों के प्रति एक नरम और प्रेमपूर्ण रवैया रखा। 19वीं सदी के अंत में जब पूरी दुनिया के यहूदियों ने फिलिस्तीन में अपने लिए एक अलग देश की मांग शुरू की तब भी ईरान का रवैया पूरी तरह से न्यूट्रल था। 1940 के दशक में जब यूरोप में हिटलर यहूदियों का कत्लेआम कर रहा था तब
फतह नामक संगठन यहूदियों को जान बचाकर फिलिस्तीन पहुंचा रहा था। उस वक्त जब अरब देशों ने यहूदियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए थे, तब ईरान ही वो रास्ता बना जिसके जरिए हजारों यहूदी तुर्की होते हुए आज के इजराइल तक पहुंच सके। हालांकि इसके बदले में ईरानी अफसरों को बड़ी घूस दी गई, लेकिन यह सच है कि ईरान की तटस्थता के बिना इजराइल का निर्माण इतना आसान नहीं होता। साल 1947 में जब यूनाइटेड नेशंस ने फिलिस्तीन के विभाजन का प्रस्ताव रखा, तो भारत और ईरान समेत 13 देशों ने इसका विरोध किया था, क्योंकि वे धर्म के आधार पर विभाजन के पक्ष में नहीं थे। लेकिन 14 मई 1948 को जैसे ही इजराइल ने अपनी आजादी की घोषणा की, पड़ोसी अरब देशों ने उस पर हमला कर दिया और इस पहली जंग के दौरान भी ईरान पूरी तरह से शांत रहा और इजराइल के खिलाफ युद्ध में शामिल नहीं हुआ। साल 1950 में ईरान तुर्की के बाद इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम देश बन गया। ईरान के तत्कालीन शाह रिजा पहलवी को अपनी सत्ता बचाने के लिए एक शक्तिशाली वैश्विक मित्र की जरूरत थी और वो मित्र था अमेरिका। अमेरिका शुरू से ही इजराइल का समर्थक था और इसीलिए रिजा पहलवी ने अमेरिका को खुश करने के लिए इजराइल से हाथ मिला लिया। और उस समय मिडिल ईस्ट में इजिप्ट के नेता गमाल अब्देल नासिर का कद तेजी से बढ़ रहा था। नासिर की विचारधारा पेन अरबिज्म और एंटी मोनार्की थी, यानी वे राजाओं और तानाशाहों के खिलाफ थे। ईरान के शाह को डर था कि अगर नासिर की विचारधारा ईरान में फैली तो उनकी गद्दी छिन जाएगी। उधर इजराइल पहले ही इजिप्ट को युद्ध में धूल चटा चुका था, इसीलिए ईरान ने अपनी सुरक्षा और हितों के लिए इजराइल को अपना स्वाभाविक सहयोगी मान लिया। और यह वो दौर था जब ईरान ने अमेरिका और इजराइल की गोद में बैठकर अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना शुरू किया। इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन की विदेश नीति पेरीफेरी डॉक्ट्रिन पर आधारित थी। इसका सीधा मतलब था कि अपने तत्काल पड़ोसी अरब देशों से दोस्ती करने के बजाय उनके पीछे वाले देशों से जैसे ईरान और तुर्की से संबंध मजबूत करो, ताकि दुश्मन को चारों तरफ से घेरा जा सके। और इसी नीति के तहत इजराइल और ईरान के बीच 1953 में बैंकिंग और व्यापारिक समझौते हुए। तेहरान में इजराइल की एक गुप्त एम्बेसी खोली गई जिस पर ना कोई नाम था और ना ही कोई झंडा। ये दोनों देशों के बीच चलने वाले उस सीक्रेट रोमांस की शुरुआत थी जिसे दुनिया की नजरों में छिपा कर रखा गया था। पनामा और स्विट्जरलैंड में ट्रांस एशियाटिक ऑयल नाम की एक कंपनी बनाई गई जिसके जरिए ईरान का तेल चुपके से इजराइल पहुंचने लगा। यह तेल ही था जिसने इजराइल की अर्थव्यवस्था और मिलिट्री को ताकत दी, खासकर तब जब अरब देशों ने इजराइल का गला घोटने की कोशिश की थी। 1967 के 6 डे वार के दौरान जब अरब देशों ने स्विस नहर को बंद किया, यानी स्विस कैनाल बंद कर दिया, तब ईरान और इजराइल ने मिलकर इलात एश्केनॉल पाइपलाइन का निर्माण किया। यह पाइपलाइन इजराइल के लिए जीवन रेखा बन गई क्योंकि उसकी कुल तेल खपत का 40% हिस्सा सीधे ईरान से आ रहा था। 1973 के यम किप्पुर युद्ध के समय भी जब ओपेक देशों ने इजराइल और अमेरिका पर तेल प्रतिबंध ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था, तब भी ईरान ने गुप्त रूप से इजराइल को तेल की सप्लाई जारी रखी थी। रिजा पहलवी के दौर में ईरान और इजराइल का व्यापारिक रिश्ता अपने चरम पर पहुंच गया था। 1977 तक इजराइल का ईरान को निर्यात $100 मिलियन के पार जा चुका था। यह केवल व्यापार नहीं था बल्कि दोनों देशों की सुरक्षा का एक साझा तंत्र बन चुका था जो मिडिल ईस्ट की राजनीति को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन यह दोस्ती सिर्फ तेल और व्यापार तक सीमित नहीं थी। इजराइल की मोसाद और अमेरिका की CIA ने मिलकर ईरान की सुरक्षा के लिए सावक नाम की एक खूंखार खुफिया फोर्स तैयार की थी। इजराइल अफसरों ने ईरानी सैनिकों को ट्रेनिंग दी और ईरान को एक आधुनिक मिलिट्री पावर बनाने में मदद की। यहां तक कि इराक में बढ़ रहे सद्दाम हुसैन के प्रभाव को रोकने के लिए ईरान और इजराइल ने मिलकर कुर्द विद्रोहियों को हथियार और पैसा मुहैया कराया। यह वो समय था जब इजराइल और ईरान एक दूसरे के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर प्रोजेक्ट फ्लावर जैसे गुप्त मिसाइल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। तेहरान की सड़कों पर हजारों इजरायली नागरिक रहते थे, उनके बच्चे वहां के स्कूलों में पढ़ते थे और तेहरान के से तेल अवीव के बीच रोजाना फ्लाइट्स चलती थी। आज के हालात को देखते हुए यह सब किसी फिल्मी पटकथा जैसा लगता है, लेकिन यही कड़वा सच है। इस सुनहरे याराने में दरार तब पड़नी शुरू हुई जब 1970 के दशक के अंत में ईरान की जनता अपने राजा रिजा पहलवी के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। लोगों को शाह का पश्चिमीकरण और अमेरिका इजराइल से नजदीकी पसंद नहीं आ रही थी और इसी असंतोष की लहर पर सवार होकर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमेनी का उदय हुआ। खमेनी ने इजराइल को इस्लाम का दुश्मन और छोटा शैतान करार दिया। 1979 की इस्लामिक क्रांति ने सब कुछ राख कर दिया। जैसे ही खमेनी सत्ता में आए, उन्होंने इजराइल के साथ दशकों पुराने सभी रिश्तों पर एक ही झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। तेहरान में जो इजरायली एम्बेसी थी उसे फलस्तीन लिबरल आर्मी को सौंप दिया गया। रातों रात जो देश इजराइल का सबसे बड़ा मददगार था उसका सबसे कट्टर दुश्मन बन गया। खमेनी ने इजराइल को मिटाने के लिए हमास और हिजबुल्लाह जैसे समूहों को खाद, पानी, पैसा, फंड, हथियार देना शुरू किया। लेकिन क्या आपको पता है कि इतनी नफरत के बाद भी एक वक्त ऐसा आया जब इजराइल ने फिर से ईरान की मदद की थी? जी हां, जब 1980 में सद्दाम हुसैन ने इराक पर हमला किया
तब ईरान को हथियारों की सख्त जरूरत थी। अमेरिका ने ईरान पर बैन लगा दिया था, लेकिन इजराइल ने पर्दे के पीछे से ईरान को $75 मिलियन के हथियार बेचे ताकि सद्दाम हुसैन ना जीत सके। इजराइल का मानना था कि सद्दाम ज्यादा बड़ा खतरा है और इसीलिए उसके अपने नए दुश्मन ईरान की मदद पुराने दुश्मन इराक को हराने के लिए की। यह मिडिल ईस्ट की वो उलझी हुई सियासत है जहां कोई किसी का परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। ईरान इराक युद्ध के शुरुआती सालों में ईरान की मिलिट्री का 80% सामान इजराइल से ही आता था, लेकिन जैसे जैसे सद्दाम की ताकत कम हुई, ईरान और इजराइल की दुश्मनी फिर से अपने चरम पर पहुंच गई। 1990 के दशक के बाद सोवियत संघ के पतन और ईरान की कमजोरी ने इजराइल और ईरान को आमने सामने खड़ा कर दिया। अब इजराइल को लगा कि उसे अरब देशों से दोस्ती करनी चाहिए और ईरान को एक ग्लोबल विलेन के रूप में पेश करना चाहिए ताकि वो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। दूसरी तरफ ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज कर दिया, जिससे इजराइल के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा और इसके बाद शुरू हुआ वैज्ञानिकों की हत्या, साइबर हमलों और प्रॉक्सी वार का वो अंतहीन सिलसिला जो आज 2024 से 25 में एक विनाशकारी युद्ध में बदल चुका है। आज जब इजराइल और अमेरिका के हमलों में ईरान का पूरा मंत्रिमंडल खत्म हो गया, तो यह केवल एक हमला नहीं बल्कि उस 75 साल पुराने विश्वासघात और नफरत का नतीजा है जो सालों से पक रही थी। इस महायुद्ध ने साबित कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में शांति का रास्ता बारूद की गंध से होकर गुजरता है। जिस ईरान ने कभी यहूदियों को पनाह दी थी, आज वही उनके खात्मे की दुआएं कर रहा है और जिस इजराइल ने ईरान को मिलिट्री पावर बनाया, आज वही उसे मिट्टी में मिलाने पर आमादा है। आज की यह डॉक्यूमेंट्री आपको यह सोचने पर मजबूर जरूर कर देगी कि क्या वाकई धर्म और राजनीति के आगे इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है? क्या यह देश कभी फिर से उस दौर में लौट पाएंगे जब तेहरान में पियानो की धुन पर सोने की घड़ियां बांटी जाती थी, या फिर आने वाला समय सिर्फ राख और बर्बादी की इबारत लिखेगा? इजराइल और ईरान का यह खूनी इतिहास अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यह उस अंत की शुरुआत है जिसे पूरी दुनिया आने वाले दशकों तक भूलेगी नहीं। डॉक्यूमेंट्री के इस अगले भाग में हमने देखा कि दोस्ती की नींव पड़ी और कैसे वो नफरत की आग में झुलस गई। अगले भाग में इसका अगला पार्ट जो हम आपको बताएंगे कि उस पर कैसे पेजर धमाके हुए और नसरुल्लाह की मौत की वो इनसाइड स्टोरी जो ईरान में चलती रही और कैसे प्रॉक्सी वार हुए और कैसे जो न्यूक्लियर जो सिस्टम था उसको कैसे खत्म किया इजराइल ने, कैसे न्यूक्लियर पावर नहीं बनने दिया। हम जानेंगे कैसे मोसाद ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अंदर से खोखला किया और कैसे एक एक करके ईरान के सबसे बड़े दिमागों को रास्ते से हटा दिया गया। अगर आपको यह ऐतिहासिक विश्लेषण और आज के तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आपको लगता है कि इस जंग को रोका जा सकता है तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इतिहास अभी बाकी है और इसके अगले पार्ट में हम सब कुछ बताएंगे मोसाद का और वहां के न्यूक्लियर पावर प्लांट का और नसरुल्लाह की हत्या कैसे हुई, इन सब का। उसको आप देखने के लिए सेकंड पार्ट जरूर देखें या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे या आई बटन पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं नए इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।